गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं, ताकि जब कभी भी आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई लेखन शैली के लिए आपसे पूछा जाए तो पूरे दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आप उन प्रश्नों के जवाब बेहतर तरीके से दे पाएँ। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा उद्देश्य आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने भी अपने अपने कमेंट के माध्यम से जो चीज़ भी पूछा उनके लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप में से कोई मुझसे बात करना चाहता, किसी को किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो अपना नंबर राइट डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, बट इट शुड बी पढ़ाई से होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, पहले एक देख लेते हैं जो मोटिवेशनल सेंटेंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, आत्मबल की शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। तो आपको बता दें, यदि आपके अंदर आत्मबल है तो संसार का कितना भी बड़ा मुश्किल काम हो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक बिहार के एक शख्स थे जिन्हें माजिद माउंटेन मैन भी कहा जाता है, जिनकी पत्नी उन्हीं चट्टानों से, उन्हीं पर्वतों से गिर के मौत हो जाती है। उसके बाद उनका जो एक आत्मबल था, जो आत्मविश्वास था, उसी आत्मविश्वास के सारे मात्र एक छीनी हथौड़ी के बल पर पूरे चट्टान को काटकर बीच में से रास्ता बना दिए। आज एक तरह से मिसाल है। इतिहास उनके इस जज्बा को, इस आत्मविश्वास को ज़िंदगी भर सलाम करेगा। और जब कभी भी ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति की बात होगी तो वो उनकी पहली पसंदीदा होंगे, ठीक है। सोचिए, किसी प्रकार का उनके पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था। छीनी हथौड़ी, जो लोग जानते होंगे, छीनी एक छोटा सा इक्विपमेंट होता होगा आधे फुट का, उसी के सहारे उसने तोड़ दिया। अब हम बात आज करेंगे दोस्तों, भारत के लिए पहली बनता ईरान। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज़ है और इस पे तमाम तरह के डिबेट हो सकते हैं आप दोस्तों के बीच में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर लेखन शैली, ऐसे कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। जब हम वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे और स्पेशली जब ईरान के संदर्भ में बात करेंगे तो इसका जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेल प्रोजेक्ट को चाइना जैसे देश को हाथ में दे दिया गया है, भारत को हटाकर वहाँ से, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। इसलिए इस पे खास तरह से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों हम ईरान में, भारत जैसे देश ने एक बहुत बड़ी राशि दी है चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए। और उससे ये पता था कि जो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में बनाया जा रहा है उसके कंपटीशन में चाबहार बेस्ट रहेगा, और जो भी मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो मैं ईरान के माध्यम से करूँगा। पर ईरान जैसे देश ने जिस तरह से भारत जैसे देश को निराश किया, उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। और इससे लिखा हर्ष वी पंत जी ने। तो आगे चलते हैं। ईरान की पहली एक बार फिर भारतीय विदेश नीति को उलझा रही है। कुछ सालों के अंतराल में ऐसा अक्सर होने लगा है, इसी के साथ बातें होने लगती हैं कि कहीं नई दिल्ली ईरान को गंवाने के करीब तो नहीं। भारत के रणनीतिक हितों के लिए ईरान की महत्ता समझाई जाती है। इसके लिए प्राचीन सभ्यता के दौरान रिश्तों की घिसी पिटी दुहाई तक दी जाती है। फिर बताया जाता है कि अमेरिकी दबाव में भारत ईरान के साथ अपने रिश्तों की कैसे अनदेखी कर रहा है, और चूंकि हम ईरान का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो यह भारत की विदेश नीति के समग्र ढांचे को क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार देखें तो बीते 2 दशकों में भारतीय विदेश नीति से जुड़े विमर्श को शायद ही किसी देश ने इतना प्रभावित किया हो जितना ईरान ने किया है। आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज ईरान जैसे देश के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श इसलिए कर रहे हैं, और उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारा जो एक कॉन्फिडेंस था ईरान जैसे देश को लेकर, वहाँ पे डेवलपमेंट, हमारे भारत जैसे देश ने तमाम परियोजनाएं वहाँ पर विकसित करने के लिए एक बड़ा फंड मुहैया किया था ईरान जैसे देश को। पर अचानक जो ईरान का जो रवैया है भारत के प्रति, उसके बारे में बहुत आवश्यकता है गंभीर रूप से बात करने की। भारत ईरान संबंधों को हालिया झटका एक रेल परियोजना को
लेकर लगा। ऐसी खबरें आई कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के बीच विकसित होने वाली परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। यह रेल लाइन एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। यह करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 की तेहरान यात्रा के दौरान हुआ था। इसमें ईरान और अफगानिस्तान की भारत के साथ सहमति बनी थी कि वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करेगा। जिस तरह से दोस्तों ग्वादर जो एक CPEC हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वैसे ही कहा गया था भारत और ईरान साझेदारी करके एक इसी तरह के मार्ग का निर्माण करेंगे, जिसमें रेल परियोजना भी थी। करीब 1.6 अरब डॉलर की इस परियोजना का जिम्मा भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इरकॉन को मिला। भारत और ईरान के बीच केवल यही एक पेंच नहीं फंसा। इसी साल ईरान ने फरजाद बी गैस क्षेत्र के विकास का दारोमदार एक देसी कंपनी को दिया। पहले इसे ईरान और ONGC विदेश यानी OVL के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जाना था। हालांकि इस पर तेहरान ने यह कहा कि हाल फिलहाल ईरान इसे स्वयं विकसित करेगा और वह परियोजना के आगे के चरण में उचित पड़ाव पर भारत को इसमें अवश्य शामिल करेगा। इन फैसलों ने भारत में विदेश नीति की नाकामी को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी। ऐसी बहस छेड़ने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि विदेश नीति ऐसा मामला नहीं कि कोई देश खुद ही इसे अपने हिसाब से तय कर सकता है। इसमें कई और पक्षों पहलू भी जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जिस तरह से विपक्षी हमारे देश के अंदर जो विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हमलवार होती चली जा रही हैं इस रूलिंग पार्टी BJP के ऊपर, तो कभी कभार आपको पता होना चाहिए ये कोई बहुत बड़ा एक एक्ट नहीं है कि नहीं हम आप ही को सारी चीज़ें देंगे। क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर है, जहाँ पे सहूलियत होगा वो आप उस परियोजना को किसी दूसरे देश को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर हमें आवश्यकता इस बात को लेकर मद्देनज़र है कि जहाँ पर भारत जैसे देश ने इतना बड़ा आर्थिक सहयोग करने के बाद रेल परियोजना से जिस तरह से उसे बाहर निकाल दिया गया, इस पर में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे भारत का अपना एजेंडा और प्राथमिकताएं तो हो सकती हैं, तो वही ईरान की वरीयताएं एकदम अलग हो सकती हैं। तेहरान के लिए भारत महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उसकी विदेश नीति को निर्धारित कर सके। मैं इस लेख के माध्यम से कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, उसके भी एक गाइडलाइंस है उस देश की। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ईरान जैसा देश भारत का उपनिवेश हो गया हो, जो भी विदेश नीति हो उसकी, जो वैश्विक स्तर पर वो लोगों से कर रहा है, तो ऐसे में भारत जैसे देश के साथ पूछ के करेगा। उसकी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी खुद एक कॉन्सेप्ट है, सोच है, मानसिकता है। इसलिए इतना इस बात को तूल देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत जैसा देश वहाँ से हटा क्यों दिया उसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, न कि हमें अपने देश के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने की आवश्यकता है। चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ऐसे तमाम तरह की परियोजनाएं हैं जो पहले भारत और अन्य देशों के साथ होती हैं कि हाँ, भारत जैसे देश में एक परियोजना आई है बुलेट ट्रेन की, कभी आएगी बहुत बड़ा ब्रिज बनाने की, या फिर कोई ऐसी परियोजना विकसित करने की। फिर बाद में कई परियोजनाओं को भारत ने जिसे पहली प्राथमिकता दी थी, उसके बाद उसने दूसरे देश को दे दिया। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारे जो देश हैं वो अपनी ज़रूरतों, अपने हिसाब से किसी दूसरे देश को वो अथॉरिटी, वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। असल में तेहरान की विदेश नीति का गुणागणित अमेरिका को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि नई दिल्ली अमेरिकी दबाव में तेहरान को अनदेखा कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। तेहरान ने न केवल नई दिल्ली को नज़रअंदाज किया, बल्कि भारत के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी कर रिश्तों को पटरी से उतारने का प्रयास भी किया। ईरानी कूटनीति के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़ निकालने की है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपना शिकंजा और कड़ा कर दिया। आपको एक चीज़ पता होगा कि ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत ही इस समय कंट्रोवर्शियल हैं। ये दोनों देश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अभी बीच में ईरान जैसे देश के साथ अमेरिका की युद्ध की स्थिति बन गई थी। मतलब कोई ऐसा विश्लेषक नहीं रहा होगा, डिप्लोमेट नहीं रहा होगा जिसने ये
एक जताया हो कि नहीं अब युद्ध नहीं होने वाला है। जिस तरह से वहाँ के शीर्ष कमांडर को अमेरिका जैसे देश ने ड्रोन के माध्यम से उड़ा दिया था, उसके बाद ईरान में स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। ईरान ने भी गोले दाग दिए थे, जिसमें पहले तो एक बताया गया कि तकरीबन 40 से 50 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बाद में इन बातों का खंडन किया गया, बताया गया कि एक भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं यूरोप ईरान से किए वादे को पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में चीन की ओर तेहरान का झुकाव स्वाभाविक ही है। बीते कुछ दशकों के दौरान ईरान में चीन की पैंठ बढ़ी है, जो और गहरी हो सकती है, क्योंकि ईरान के पास कोई और विकल्प ही नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान चीन के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा साझेदारी के लिए 25 वर्षों की मियाद वाला $400 अरब के समझौते पर विचार कर रहा है। यह ईरानी शासन की व्यग्रता को ही दर्शाता है, जिसने शुरुआत में पश्चिम से उम्मीदें लगाई थीं। वास्तव में अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में अगर ईरान में कोई देश कुछ ठोस करने में सक्षम हुआ तो वह भारत ही है। शुरुआती चरण में कुछ देरी के बावजूद भारत ने दिसंबर 2017 में चाबहार परियोजना के पहले चरण को आरंभ कर दिया। ठीक है, तब से शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का जिम्मा उसने ही संभाला हुआ है। भारत के लिए एक रणनीतिक निवेश है, जिससे वह पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसानी से पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में नई दिल्ली अपने इस अहम निवेश को सिरे चढ़ाने में सफल रही। इसमें ईरान के साथ एकजुटता से अधिक भारत के लिए रणनीतिक महत्व अधिक था। हालांकि ईरान के रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत और ईरान रेल लाइन के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और कुछ निहित स्वार्थी तत्व तो भारत को इस परियोजना से बाहर करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भारत सहित पूरी दुनिया के साथ ईरान के संबंधों का स्वरूप तय करने में अमेरिकी प्रतिबंध लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाएगी। आपको बीच में पता होगा कि तमाम तरह के प्रोटोकॉल के माध्यम से ईरान जैसे देश के साथ किसी प्रकार का समझौता व्यापार करना प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक वैश्विक नीति के तहत, जिसका पूरी तरह से दबाव बनाया गया था जिस देश के द्वारा, वो अमेरिका था। उसने सीधे सीधे चुनौती दे दिया था कि किसी प्रकार का इन्हें प्रिविलेज न दे ईरान जैसे देश को, और इससे पूरी तरह से जो व्यापार संबंधित चीज़ें हैं उसे काट दें। फिर भी दोस्तों, भारत जैसे देश ने एक अलग प्रिविलेज प्राथमिकता देकर ईरान से कुछ दिनों तक अलग से उसने परमिशन मांगा, जो भी चीज़ें रही हों ऑफिशियली। उसके बाद उसने तेल से संबंधित जो चीज़ें थी ईरान से चालू रखा। तो ईरान जैसे देश को भी ये नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पर एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इनके ऊपर इतना ज़्यादा अग्रेसिव होता है, फिर भी भारत जैसा देश प्रिविलेज देकर इनको प्राथमिकता देता है। इनको भूलना नहीं चाहिए। ईरान अपने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी खातम अल अनबिया कंस्ट्रक्शन को परियोजना में शामिल करने पर जोर दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध को देखते हुए भारत को इस पर एतराज़ है। यही मौजूदा गतिरोध का कारण है। यहाँ तक कि चीन भी अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए खासी एहतियात बरत रहा है। फिर भी ईरान के साथ उसकी $400 अरब की साझेदारी एक बड़ी बात अवश्य है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि बीजिंग इसे कैसे फलीभूत करता है, और क्या इसमें ईरान के लिए कोई जाल तो नहीं होगा, जैसे वह अक्सर दूसरे देशों के साथ करता है। अभी आपको बता दें, जो तमाम तरह के वैश्विक स्तर पर कई देशों के माध्यम से एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं चाइना जैसे देश के ऊपर, कि सबसे पहले वो क्या करता है, आपके देश के साथ समझौता करेगा। समझौते के आधार पर जहाँ पर भी आप नाकाम हैं, आपकी जो परियोजनाएं हैं सफल नहीं हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे तमाम तरह की प्राथमिकताएं वो अपने पास ले लेगा, और जो प्राइमरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करने के लिए तमाम तरह के आश्वासन देगा। बाद में वो एक उपनिवेश की तरह आपको यूज़ करेगा। तमाम तरह के जो विदेश नीति हैं उसके माध्यम से यूज होगा। ये पूरी दुनिया जानती है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए ईरान जैसे देश को। जहाँ तक ईरानी विदेश नीति का प्रश्न है, तो उसके निर्धारण में अमेरिकी पहलू बहुत अहम है। उसी तरह भारत के भी अमेरिकी और अन्य अरब देशों के साथ बड़े हित दांव पर लगे हैं, जिन्हें ईरान के साथ रिश्तों की खातिर अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में अनुच्छेद 370 हटाने और दिल्ली में दंगों को लेकर जहां ईरानी नेतृत्व भारत के आंतरिक मामलों में मुखर रहा, वहीं अरब की अन्य शक्तियों का रुख बदला हुआ रहा, जो भारत के साथ व्यावहारिक रूप से व्यवहार कर रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारत जैसे देश की छवि कुछ भारतीय ही खराब कर रहे हैं। एक तरह से वो पाकिस्तान परस्त
या चाइना परस्त लोग हैं, यदि हमारे देश के कोई भी नेता हो, कोई भी स्टेप ले ले पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, तो आप देखते हैं हमारे देश में ही युद्ध की स्थिति बन जाती है। इनके पक्ष को बचाव करने के लिए तमाम तरह के हमारे ही अंदर देश में अभिजात वर्गों की लाइन लग जाती हैं, कहने लगेंगे टिकटॉक से कोई हानि नहीं है। सर आपको बता दें, आप जाके कभी जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो बैन किए गए हैं, तकरीबन 59 जो बैन किए गए पूरी तरह से भारत जैसे देश में, अब कई देश इसी बात को प्राथमिकता दे रहे हैं कि जब भारत जैसा देश इसको बंद कर सकता है तो कहीं न कहीं कुछ स्पाई चीज़ें ज़रूर हैं। ऐसे तमाम तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं चाइनीज़ उपकरणों के ऊपर, चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ऐसे में सख्ती के साथ कई देशों में बैन होने जा रहा है टिकटॉक। और आपको बता दें, जाके आपको देखना चाहिए कि इनके माध्यम से हमारे देश का जो रेवेन्यू जाता था वो बहुत बड़ी मात्रा में था, उतना तो अपने देश का जीडीपी नहीं था। सोचिए यही स्थिति है और हम लोग दिन भर बैठ के टिकटॉक बना रहे हैं। ठीक है, अन्य तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपनी कला प्रतिभा दिखा सकते हैं, पर याद रखिएगा टिकटॉक का ज़्यादा मतलब कभी कभार क्या देखना होता है ना, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ का प्रभाव आप देखिए, किसी भी चीज़ का दो प्रभाव होता है, सही होता है, गलत होता है, पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए कि सही अगर है, चलिए 40-60 का भी रेशियो होता है तो सही है। पर दोस्तों आप देखे होंगे टिकटॉक पे ज़्यादातर वाहियात चीज़ें थीं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थीं, पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थीं जो नहीं होना चाहिए समाज में। जहाँ तक मैं संस्कृति की बात करूँ भारत जैसे देश की, तो उसके अगेंस्ट था। दिस इज़ ए कंस्पिरेसी अगेंस्ट अवर सिविलाइजेशन, अवर कल्चर, सो वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर बैन। और चीज़ें हुई भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तेहरान को समझना होगा कि इस क्षेत्र और उससे बड़े भी नई दिल्ली के साझेदार हैं जिनके साथ उसके ऊंचे दाव लगे हुए हैं। भारत ने ईरान की महत्वाकांक्षाओं का निरंतर समर्थन किया है। वैसे भी द्विपक्षीय रिश्तों को संभालना केवल भारत ही की जिम्मेदारी नहीं है। अगर ईरान भारत का साथ छोड़ने को तत्पर है तो नई दिल्ली के लिए भी ऐसा करना आसान है। भारत को निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन यह ईरान को कहीं ज़्यादा भारी पड़ेगा। यदि देखिए ईरान जैसा देश इस तरह की चाल भारत जैसे देश के साथ चलता है और पाकिस्तान और चाइना जैसे देश को खुश करने के लिए सब हो सकता है, तो भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग भारत विरोधी नारे लगाते हैं, जो भारत की जो भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उसे क्रिटिसाइज़ आप करिए, नो प्रॉब्लम। जो भी कमियां हैं उसे आप देश की जनता के सामने रखें, पर जब आवश्यकता हो आपको अपने लोगों के साथ जुड़े रहने की तो कभी नज़रअंदाज मत करिए। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे तमाम तरह के वीडियो बनाए गए हैं जो हमारे भारत के ही लोग हैं, लोग वीडियो बनाते हैं उसमें प्राथमिकताएं चाइना जैसे देश को देते हैं, पाकिस्तान को देते हैं। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास दे रहे हैं यार। किसी के पास संख्या से युद्ध कभी नहीं होती है, ठीक है। आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि वहाँ 100 हैं, वहाँ 200 हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, परमाणु बम हो, फलाना ढिकाना हो, इससे युद्ध नहीं होता। एक कूटनीति जो होती है, डिप्लोमेसी, वो बहुत ज़रूरी है। और इंसान का जो आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, वो कहाँ से लाओगे। सो मैंने आपसे कहा यदि कोई मुझसे बात करना चाहता है बट पढ़ाई से रिगार्डिंग हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और भैया एक चीज़ और बता दें, हो सकता है 1-2 बार मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कैरी नहीं करता मोबाइल, ठीक है। तो आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, मैं उठा लूँगा, ठीक है। बाय।